दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन पर क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। एपिसोड 16 पेशकश मीरे कारवां। मैं पलक झपकने में उसके ठटकने का सबब जान गया था। हाल की एक दीवार के साथ जख्मी फैज बेहोशी की हालत में पड़ा था और जरगुल यकटुक उसी को देख रही थी। मैंने सूरत हाल को संभाला देते हुए कहा, ये जुमला गैर इरादी तौर पर मेरे मुंह से निकला था। ये सब तुम्हारे दुश्मनों का किया धरा है। उसे चौंक कर मुझे देखा और तशवीशनाक लहजे में बोली, क्या ये शख्स मर चुका है? उसने उंगली से फैज अहमद की तरफ इशारा भी कर दिया। फिलहाल इसकी जिंदगी और मौत के बारे में फैसला नहीं किया जा सकता, मैंने गोलमोल जवाब दिया। इसका ये हाल हमलावरों की फायरिंग से हुआ है। और तुम अब तक क्या करते फिर रहे हो? उसने मुझे देखते हुए कहा, फायरिंग करने वालों को यहाँ से रुखसत हुए काफी देर हो चुकी है। तुमने अभी तक इस शख्स को कोई तिब्बी इमदाद नहीं दी। अगर ये जान से गुजर गया तो? उसने जुमला अधूरा छोड़कर सवालिया नजरों से मुझे देखा और पूछा, क्या ये शख्स तुम्हारा ही बंदा है? ये अल्लाह का बंदा है, मैंने मुबहम अंदाज में कहा। तुम भी मुझे अजीब लग रहे हो, वो मशकूक अंदाज से मेरी जानिब उंगली उठाते हुए बोली। तुमने खुद को कोठी का मालिक जाहिर किया है, लेकिन तुम्हारा रवैया इसकी नफी कर रहा है। मैंने हाल कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और जरगुल की तरफ देखते हुए कहा, मैं क्या हूँ, क्यों हूँ, कौन हूँ? तुम इस चक्कर में ना पड़ो। एक बात का मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम यहाँ पूरी हिफाजत के साथ रात गुजार सकती हो। यहाँ पाई जाने वाला कोई भी शख्स, यहाँ पाई जाने वाली कोई भी चीज तुम्हें रत्ती बराबर नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और मैंने जुमला अधूरा छोड़कर उसकी तरफ देखा। अगर तुम मुझ पर एतमाद नहीं कर रही तो ये कोठी तुम्हें महफूज नहीं नजर आ रही तो तुम जहां जाना चाहो जा सकती हो। मैं कोठी के गेट पर जाकर खुद तुम्हें रुखसत कर दूंगा। वैसे तो थोड़ी देर में मैं भी यहाँ से जाने वाला हूँ। अगर तुम कहोगी तो मैं तुम्हें कहीं भी छोड़ दूंगा। मेरे पास एक बड़ी जीप है, शायद तुमने इस जीप को कोठी में खड़े देखा होगा। मैं तुम्हें तुम्हारे पसंदीदा महफूज मुकाम पर पहुंचाकर आगे निकल जाऊंगा। हाँ, मैंने वो जीप देखी है। उसने अपनी लंबी पलकों को इस्बाती जुम्बश दी और कहा, मगर तुम कहाँ जाने का इरादा रखते हो? तुम तो इस कोठी के मालिक हो। वो खोजने वाले अंदाज में चलने में खामोशी से मुझे तकती रही, फिर बड़े बेयकीनी लहजे में बोली, तुम चाहे कुछ भी कहो, लेकिन मैं कभी भी तुम्हें इस कोठी का मालिक तस्लीम करने को तैयार नहीं। यकीनन तुम भी मेरी तरह किसी मुसीबत से दो चार होकर यहाँ पहुंचे हो। मैं नहीं जानती तुम्हारे अज़ाइम क्या है, ताहम तुम बहुत ही पुरस्कार और गहरे आदमी हो। नाम क्या है तुम्हारा? वो इतने एतमाद से मेरी आंखों में देख रही थी कि मुझे दिल में मानना पड़ा कि वो हासी जहांदीदा और तज्जिया निगार औरत थी। उसने बड़ी खूबसूरती से मेरे बारे में अंदाजे कायम किए थे। मैं उसकी जहानत का कायल हो गया। हुस्न और जहानत हाल हाल ही यकजा नजर आते हैं। मैंने बड़ी गहरी नजरों से जरगुल की आंखों में झांका और निहायत ही ठहरे लहजे में कहा, मेरा नाम वजी है। इसे ज्यादा जानने के चक्कर में ना पड़ो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। हाँ, अगर मुनासिब समझो तो ये जरूर बता दो कि तुमने किस बना पर इतने वसूख से कहा कि मैं इस कोठी का मालिक नहीं हूँ? इस बना पर के कोठी का मालिक कोठी में आमदो शुद्ध के लिए अकबी दीवार को फलांग कर कोठी में दाखिल नहीं होता, वो सनसनाते हुए लहजे में बोली। मैंने झाड़ियों के अकब में छुपकर तुम्हारी वो हरकत देख ली थी। तुमने निहायत ही मोहतात अंदाज में दीवार फलांगी और बाहर चले गए। मैं ये समझी कि तुम अब वापस नहीं आओगे या कुछ देर बाद आओगे। यही सोचते हुए मैं रोशनदान की तरफ बढ़ी, मगर तुम तो मेरी तवक्का से भी बहुत पहले न सिर्फ वापस आ गए बल्कि बड़े ही गैर महसूस अंदाज में मेरे सर पर भी पहुंच गए। बहुत एतमादी से मुझे देख रही थी। अलबत्ता मैं इस बात का एतराफ करूंगी कि तुम्हारी कोठी में वापसी पर मुझे मुतलक एहसास नहीं हुआ। अचानक रुककर उसने मेरी जानिब देखा और मुझसे पूछा कि मैं गलत कह रही हूँ। वो यकीनी तौर पर गलत नहीं कह रही थी। उसके अंदाजे और मामला फहमी बहुत ही मजबूत थी। उसकी बात का जवाब देने की बजाय मैं बेहोश फैज की तरफ बढ़ गया। उसके नजदीक ही वो गर्म चादर भी मौजूद थी जिसकी बुक्कल मारकर वो इस कोठी में वारिद हुआ था। मैंने जरा सी कोशिश करके इस चादर में से 3 इंच चौड़ी कोई गज भर की पट्टी फाड़ ली और जरगुल के करीब आ गया। कौन क्या गलत कह रहा है और क्या दुरुस्त, इसका फैसला बाद में भी किया जा सकता है। मैंने कहा, तुम्हारे जख्मी बाजू से रिसने वाले खून को रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तुम अपना बाजू मुझे दे दो तो मैं इसका मुआयना करके पट्टी बांध देता हूँ। मेरे हाल में जख्म ज्यादा गहरा तशवीशनाक नहीं है, वो बेपरवाही से बोली। शायद कोई गोली गुजरते हुए मेरे बाजू की मिजाज पुरसी कर गई है। वो बड़ी रवानी और सफाई से उर्दू बोल रही थी। मैंने सुन रखा था, सरहदी लोग, खसूसन औरतें, तालीम के जेवर से आरास्ता नहीं होती।
लड़कियों को स्कूल कॉलेज भेजने का रवाज नहीं होता, बस वो अपनी मादरी जुबान से ही आशना होती हैं या फिर पश्तून लहजे में टूटी फूटी उर्दू बोलकर गुजारा चला लेती हैं। लेकिन जरगुल की बातचीत से मैंने अंदाजा लगा लिया कि वो आला तालीम याफ्ता है। इससे मेरे जहन में ये भी नक्श हो गया कि वो फार्मूला दुरुस्त नहीं। सरहदी लोग भी तालीम याफ्ता हो सकते हैं और हद्दुल वसा तालीम हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं, चाहे दूसरों की निस्बत ये तनासब कम ही क्यों ना हो। जरगुल ने पाए बाग में मुझे बता दिया था कि उसके जख्मी शाने में शदीद तकलीफ है, लेकिन अब वो घायल बाजू की तरफ बेपरवाही बरत रही थी। इस मौके पर बहस मुबासा मुनासिब नहीं था। मैंने जरगुल की बात का जवाब देने के बाद कहा, जख्म की गहराई या तशवीशनाकी के बारे में मुआयने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। अगर तुम अपने बाजू में तकलीफ महसूस नहीं कर रही तो दूसरी बात है। उसने बेधड़क अपना बाजू मेरे सामने कर दिया और कफ का बटन खोलकर आस्तीन उलटने लगी। अगले ही लम्हे उसका रेशमी दूधिया बाजू मेरी निगाह में चमकने लगा। बाज तजर्बाकार लोग औरत के हाथ और बाजू को देखकर उसके हुस्न का अंदाजा लगा लेते हैं। मैं जरगुल का चेहरा देखते ही उसे एक हसीन और जमील औरत करार दे चुका था। अब उसका बाजू मेरी नजर के सामने खुला हुआ था, जो बाज़ुबाने खामोशी उसके सरापा नाज होने की गवाही दे रहा था। जरगुल का अंदाजा बिल्कुल ही दुरुस्त था। गोली उसके कंधे की खाल को छीलते हुए गुजरी थी और खून के रिसने की वजह से कंधे के उस मुकाम को उसकी कमीज को खून से भिगो दिया था। वो जख्म 3 पट्टियों की मार था। मैंने चादर से भारी और निहायत ही मजबूत, निहायत महारत के साथ जरगुल के जख्मी कंधे पर पट्टी बांधी थी। उसने आस्तीन गिराकर कफ का बटन लगा लिया। मैंने पूछा, जरगुल तुमने ये मर्दाना लिबास क्यों पहन रखा है? इसका ताल्लुक भी मेरी उसी तवील कहानी से है जो मैं तुम्हें अभी सुना नहीं सकती। वो तशक्कुर अमेज अंदाज में मुझसे बोली, आसानी के लिए ये समझ लो कि मैंने खुद को दुश्मनों से छुपाने के लिए आर्जी तौर पर यह सवांग रचा रखा है। वो जरा तवक्कुफ करने के बाद मुझसे पूछते हुए बोली, अपने बारे में भी तो बताओ वजी, ये न कहना कि तुम इस कोठी के मालिक हो। और उसने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ दिया और बड़े ही चुपते हुए अंदाज में मुझे तकने लगी। मैंने एक बात बड़े ही वाज़ेह अंदाज में महसूस की कि मैं जैसे ही उससे कोई जाती सवाल करता था, वो पलटकर मेरी जात के बारे में पूछने लगती थी। मैंने जान छुड़ाने की गर्ज से कहा, तुम्हारी तरह मेरी दास्तान भी बहुत तवील है, फुर्सत ही सुनी और सुनाई जा सकती है। एक लम्हे के तवक्कुफ से मैंने उससे पूछा, तुमने कहाँ तक तालीम हासिल की है? मैं ग्रेजुएट हूँ, उसने जवाब दिया। वेरी गुड, मैंने बेहतियार सराहने वाले अंदाज में कहा। इसीलिए तुम्हारी उर्दू बहुत ही साफ शफाफ है। तालीम इंसान को बनाने संवारने में बहुत ही मदद देती है। उसे मेरी राय पर कोई तबसरा न किया और अपने घायल दाएं कंधे को दबाने लगी। मैंने उसे मुहातब करते हुए पूछा, जरगुल तुम्हारा क्या इरादा है? उसने उलझन ज़दा सवालिया नजर से मुझे देखा। वो मेरी बात समझ नहीं पाई थी। मैंने कहा, क्या तुम ये रात इसी कोठी में गुजारना चाहती हो? तुम अपने बयान के मुताबिक थोड़ी देर पहले मुझे कह चुके हो कि तुम यहाँ से चले जाओगे। उसने बदस्तूर उलझे हुए लहजे में कहा, जबकि मैं महसूस कर रही हूँ कि इस कोठी में और कोई जी नफ्स मौजूद नहीं। मैं इस जख्मी बेहोश के साथ तो इस कोठी में रात नहीं गुजार सकती। बात खत्म करते ही उसने फैज की तरफ इशारा किया। मैंने कहा, इसका बंदोबस्त तो मैं भी कर देता हूँ, इसके बावजूद भी मैं यहाँ से जाना चाहूंगी। ठीक है, मैंने इस बात में गर्दन हिलाई। अगर तुम मेरे साथ यहाँ से निकलना चाहती हो तो फिर जरा रुक कर इंतजार करो, मैं इस बंदे को थोड़ी इज्जत दे दूं। और अगर तुम अकेली जाना चाहती हो तो भी फिर मेरी तरफ से इजाजत है। तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बता दो। उसने मेरा सवाल का जवाब देने की बजाय कहा, तुम बेहोश बंदे के साथ क्या करना चाहते हो? इसके पूछने से मुझे ये अंदाजा कायम करने में दुश्वारी नहीं हुई थी कि वो मेरी मैयत में इस कोठी को हैराबाद कहने का इरादा रखती थी, वरना वो सवाल जवाब के चक्कर में पड़े बगैर पहली फुर्सत से ही वहां से खिसक लेती। मैंने कहा, मैं इसके साथ अच्छा बुरा जो कुछ भी करूंगा तुम्हारी नजर के सामने ही करूंगा, देखती जाओ। इतना कहकर मैंने जख्मी शिकार फैज अहमद की जानिब बढ़ गया। उससे झपटा हुआ लोड रिवॉल्वर उस वक्त मेरी जेब में मौजूद था, जबकि गैंडनुमा कादर बख्श का हाली पिस्तौल उसी हाल के कोने में बेवुकत पड़ा था। जख्मी गैंडे ने वो हाली पिस्तौल मुझे खींच मारने की कोशिश की थी, मगर उसे शिकस्त के साथ नाकामी का मुंह देखना पड़ा था। मैंने फैज के नजदीक झुककर उसका माहिराना मुआयना किया और जल्द ही मुझे मालूम हो गया कि वो अभी इसी जहां में था। ताहम उसकी सांसें बड़ी ही मध्यम चल रही थी। दीवार से टकराव के बाद उसकी चीख बड़ी ही भयानक थी और उसकी खोपड़ी चटक गई थी, जहां से अच्छा खासा खून निकलकर फर्श पर फैल चुका था। इस कोठी से निकलने से कबल फैज को तहखाने में मुंतकिल करना जरूरी था। मैंने उसे घसीट कर उसी दीवार की जानिब ले जाना चाहा जिसके पीछे खुफिया तहखाने का रास्ता था, तो जरगुल मेरे करीब आ गई और तामुन अवेज लहजे में बोली, वजी थोड़ी जगह मुझे दे दो।
मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा और उसकी ख्वाहिश के पेश नजर फैज का एक बाजू उसके हवाले कर दिया। हम दोनों उसे मिलकर घसीटते हुए दीवार के नजदीक ले आए। जरगुल को कुछ मालूम नहीं था कि अब मैं फैज के साथ क्या करने वाला हूँ। उसने बड़े ही वसोक से कहा, मुझे लगता है इस बंदे का ताल्लुक तुम्हारे मुखालिफिन से है, तुम्हें दुरुस्त लगता है। मैंने मोतदिल अंदाज में कहा, ये कोठी मेरे दोस्त फरीद पाशा की मलकियत है। वो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं और बाकी जो भी मौजूद हैं वो मेरे दुश्मनों में ही शुमार होते हैं। क्या मैं भी? उसने अजीब नजर से मुझे देखा। उसके सवाल ने मुझे बौखला दिया। फौरी तौर पर मेरी समझ में न आया कि क्या कहूँ। वो बदस्तूर गहरी नजर से मुझे तकते हुए बोली, मैंने तो अभी तक तुम्हारे खिलाफ किसी दुश्मनी का सबूत नहीं दिया। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैंने संभल कर कहा। तुमने मुझसे कोई दुश्मनी की है और ना ही किसी दोस्ती का सबूत दिया है। तुम्हारे बारे में मैं बाद में फैसला करूंगा, फिलहाल तुम खुद को न्यूट्रल समझो। वो गैर मुतमईन अंदाज में मुझे देखते हुए बोली, अच्छी बात है। फिर उसने फैज की तरफ इशारा किया। अब इस बंदे का क्या करना है? इसको तहखाने में पहुंचाना है, मैंने पुरसोच अंदाज में कहा। ये यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। वाइस के दो साथी पहले से मौजूद हैं। ये अपने कबीले में पहुंचकर हादसा रिलैक्स महसूस करेगा। वो लंबी पलकें झपकाते हुए बोली, पता नहीं तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो। ये सब कुछ कहीं तुम मजाक में तो नहीं कर रहे हो वजी? इस कोठी के खुफिया तहखाने का राज फरीद पाशा और मुझसे आगे बढ़कर हादम हुसैन और कादिर बख्श तक पहुंच चुका था। इस राज में फैज की शमूलियत भी होने वाली थी। चनाचा जरगुल भी इस तहखाने की झलक देख लेती तो इसमें क्या कबाहत थी। इस तहखाने में आमदोशुद की तकनीक सिर्फ फरीद पाशा और मुझ तक ही महदूद थी। मेरा तुम्हारा कोई मजाक नहीं है जरगुल, मैंने उस हसीन सूरत की आंखों में झांकते हुए कहा। इस हालनुमा कमरे के नीचे वाकई एक तहखाना मौजूद है जिसे अभी तुम अपनी आंखों से देखोगी। तुम इस तहखाने के नीम रोशनदान को देख चुकी हो। उसने सर हिलाने पर इक्तफा किया, ताहम उसकी मकनातीसी आंखों में हैरतनुमा उलझन बदस्तूर हलकोरे ले रही थी। वो हासी मुतजब्जब नजर आती थी। अगले 2 मिनट के अंदर मैंने महसूस तकनीक का इस्तेमाल करते हुए फैज को जरगुल की मदद से घसीट कर कादर बख्श के करीब ला छोड़ा। तहखाने के अंदर दाखिल होते ही मैंने दरवाजे को बंद कर दिया था। जरगुल को यह समझने में जरा भी दिक्कत नहीं हुई थी कि उसने इसी तहखाने के मुख्तसिर रोशनदान से बल्ब की मलगजी रोशनी फूटते देखी थी। मेरे साथ एक सराबा हुसन औरत को देखकर गहना कादर बख्श के दीदे हैरत से फैल गए। हादम हुसैन की सुर्ख आंखों में भी ताज्जुब की स्याह परछाइयां लहराईं। मैंने उनके तासुरात से फौरन अंदाजा लगा लिया कि वो जरगुल से आशना नहीं थे और जरगुल भी की कुछ ऐसी ही पोजीशन थी। ये एक इत्मीनान बख्श बात थी। वो दोनों जरगुल को मेरी साथी समझे थे। हादम हुसैन छत की जीनत बना हुआ था, लेकिन उसके लिए मैंने पहले से ही उसकी तफसीली जामा तलाशी ले ली थी। उसकी जरूरी और गैर जरूरी अशिया के साथ कोठी और गाड़ी की चाबियां मेरे कब्जे में पहले से ही आ चुकी थी। लिहाजा मैंने उस झाड़ मनहूस सिक्योरिटी गार्ड को नजरअंदाज करते हुए कादर बख्श से कहा, मैं तुम तीनों को इस तहखाने में छोड़कर जा रहा हूँ। तुम्हारा फैसला फरीद पाशा खुद कल सुबह आकर करेगा। हादम फरीद का मुजरम है, लेकिन तुम दोनों भी बिला इजाजत गैर कानूनी तौर पर उसकी कोठी में दाखिल हुए हो। ना सिर्फ दाखिल हुए बल्कि तुमने यहाँ पर अच्छी खासी अफरा तफरी भी मचाई है। मैंने तुमसे जो कुछ मालूम करना था वो मालूम कर लिया, बाकी का इंटरव्यू पाशा करेगा। तुम अब भी खुद को बचा सकते हो वजदान, गैंडे कादर बख्श ने सुलगते हुए लहजे में कहा। मंशा और चौधरी दिलदार बहुत ही खतरनाक लोग हैं, तुम उनके सामने ज्यादा देर ठहर नहीं सकते। अगर तुम हैरियत चाहते हो तो हमें शराफत से यहाँ से जाने दो। मुझे उस नामाकूल शख्स पर बहुत ही गुस्सा आया। मैंने अपनी जेब से रिवाल्वर निकाला और उसकी आंखों के सामने लहराते हुए कहा, मैं इंतहाई शराफत का सबूत ही दे रहा हूँ। तुम लोगों को जिंदा छोड़कर जा रहा हूँ, वरना तुम हबीसों के अमाल तो ऐसे ही हैं कि तुम्हें फुर्सत निकाले बगैर गोलियों से भून देना चाहिए। मैंने रिवाल्वर की नाल को उसकी पेशानी की तरफ कर दिया था। वो नफरत अमेज नजर से मुझे घूरता रह गया, मुंह से एक लफ्ज न बोला। मैंने अपने गुस्से को जब्त करते हुए कहा, तुमने मुझे मंशा और चौधरी दिलदार की खतरनाकी दिखाने की कोशिश की है और तुमने अभी तक सिर्फ उन्हीं की खतरनाकी देखी होगी। तुम अभी मेरे गुस्से और सिफाकी से वाकिफ नहीं हो। अगर तुम्हारी जिंदगी ने वफा की तो इस तहखाने से बाहर आकर मंशा और चौधरी दिलावर का हशर देख लेना। मेरे आइंदा टारगेट वही दोनों होंगे। तुम लोगों ने बहुत ही अजाबनाक शिकंजे में हाथ डाल दिया है। वो कीनातोज नजरों से मुझे तकने लगा। अगर वो इस वक्त मेरे सामने बेबस ना होता तो पता नहीं क्या कर गुजरता। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए धमकी अमेज लहजे में कहा,
मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ और अब आखिरी बार तंबीह कर रहा हूँ कि यहाँ से फरार होने की कोशिश न करना। तुम्हारी ऐसी कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हो सकेगी। खुद को और अपने साथी को हलाकत में डालोगे। लेकिन अब अगर मेरी बात तुम्हारी समझ में ना आई तो तुम लोग अपनी जानों को भी दांव पे लगा सकते हो। इस वार्निंग के बाद जरगुल के साथ मैं तहखाने से बाहर निकल आया। दरवाजा एक मरतबा फिर बंद हो गया, जिसे महसूस टेक्निक के बगैर किसी सूरत नहीं खोला जा सकता था। मैं जैसे ही कमरे से बाहर आया तो जरगुल से कहा, इस कमरे के फर्श से हमें जख्मी फैज का खून भी साफ करना है। इस सिलसिले में तुम मेरी मदद करोगी। उसने तामुन अमेज अंदाज में सर को असबाती जुम्बश दी। मैंने फैज की बाकी मांदा चादर को फैलाकर 2 हिस्सों में तकसीम किया। हम कपड़े के 2 टुकड़े पानी में भिगोकर उसमें जुत गए। अगर वो कोठी मेरे दोस्त की मलकियत ना होती तो मैं इस तकल्लुफ में ना पड़ता। थोड़ी ही देर के बाद उस कमरे को तसल्ली बख्श हम बना चुके थे। जब हम वहां से रवाना हुए तो रात के तकरीबन 8 बज रहे थे। जरगुल को मैंने एहतियातन जीप की अकबी नशिस्त पर बैठा दिया ताकि बाहर से देखने वालों को वो दिखाई न दे। इस बात को हारज इम्कान नहीं समझा जा सकता था कि उसके दुश्मनों में से कोई एक आद अभी भी कोठी के बाहर घात लगाए बैठा इंतजार कर रहा हो। दुश्मन को कभी कमजोर और बेवकूफ नहीं समझना चाहिए। एहतियात का शुमार उन चीजों में होता है जो मुत्तफिका तौर पर मुफीद और कारआमद कहलाती हैं। मोहताज शख्स किसी गैर मोहताज आदमी की बनिस्बत कम से कम नुकसान उठाता है। मेरी एहतियात ने कोठी से निकलते ही काम दिखाना शुरू कर दिया। 2-3 सड़कों पर जीप दौड़ाने के बाद मैं शादवान कॉलोनी की तरफ निकल आया और उसी वक्त मुझे अपने ताकुब का एहसास हुआ। वो एक सुरख जीप थी जो एक खास फासला रखते हुए मेरे पीछे आ रही थी। उस सुरख जीप की ड्राइविंग सीट पर किसी इंसान का हयोला नजर आ रहा था। ड्राइवर के अलावा जिस जीप में मजीद कितने अफराद मौजूद थे उस बारे में वसूख से कुछ नहीं कहा जा सकता था। दोनों गाड़ियों के दरमियान 200 गज से ज्यादा का फासला था। इस फासले से जीप वाले अफराद जरगुल को अकबी नशिस्त में लेटे नहीं देख सकते थे। मैं वसूख से कुछ नहीं कह सकता था कि उस सुर्ख जीप में और कौन कौन लोग मौजूद हैं, किस मकसद की खातिर वो मेरा ताकुब कर रहे हैं और उस ताकुब का आगाज कहाँ से हुआ। मैं ये भी नहीं जानता था कि इन लोगों का ताल्लुक मेरे दुश्मनों से है या जरगुल के। अगर सफेद हाई रूफ यही फरीजा अंजाम दे रही होती तो कहा जा सकता था कि वो लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। जिस वक्त मैं जरगुल के साथ कोठी से निकला था सफेद हाई रूफ हनूज अपनी जगह खड़ी थी और गाड़ी का ड्राइवर रियाज भी उसी पोजीशन में स्टीयरिंग पर मौजूद था। रियाज की ये तवील मौजूदी खासी तशवीशनाक थी। मुझे हदशा होने लगा कि कहीं वो इन्ना लिल्ला ना हो चुका हो। मैंने ड्राइविंग पर तवज्जो मरकूज रखते हुए जरगुल से कहा, जहाँ लेटी हो खामोशी से लेटी रहो, उठने की कोशिश न करना। मैं जो कुछ कहूंगा उस पर फौरन अमल करना। तुम्हारी इतला के लिए बता दूं कि हमारा ताकुब हो रहा है और एक सुरख जीप को मैं अपनी दुम से बंधा हुआ महसूस कर रहा हूँ। क्या तुम्हें मालूम है कि ये जीप किन लोगों की है? मेरे सवाल के जवाब में अकबी नशिस्त पर खामोशी तारी रही। मैंने अपना सवाल दोहराया और पूछा, जरगुल तुम मेरी बात का जवाब नहीं दिया। वो बोली, तुमने खुद ही कहा कि खामोश लेटी रहूं, सिर्फ तुम्हारे कहने पर अमल करूं। अगर मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब दूंगी तो खामोशी टूट जाएगी। वो एक लम्हे तवक्कुफ के बाद फिर इजाफा करते हुए संजीदगी से बोली, मुझे डर है कि अगर मैंने तुम्हारी बात न मानी तो तुम नाराज हो जाओगे और नाराजगी में तुम मुझे अपनी गाड़ी से भी उतार सकते हो। मैं गाड़ी से निकलते ही गैर महफूज हो जाऊंगी। चारों तरफ मेरे दुश्मन मेरी तलाश में चकराते फिर रहे हैं। जरगुल की दहशत और खौफ पूरी तरह जायल हो चुके थे। वो इस वक्त हासिल जिंदा दिली का मुजाहरा कर रही थी। उस हाजिर जवाब अजनबी हसीना ने अपने जवाब से मुझे थोड़ा सा गड़बड़ा दिया। ताहम मैंने गंभीर लहजे में कहा, मैं तुम्हारी खामोशी को वापस लेता हूँ। तुम मेरी बात का जवाब दे सकती हो। हमारी आवाज सुरख जीप में मौजूद लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी। क्या तुम इन लोगों को जानती हो? वो कतियत से बोली, मैं सुरख जीप के मुतालिक कुछ नहीं जानती। अच्छी बात है। मैंने ड्राइविंग पर अपनी तवज्जो बरकरार रखते हुए कहा, मैं मुख्तलिफ सड़कों पर जीप दौड़ाते हुए ताकुब करने वालों को अपने करीब आने का मौका दूंगा, फिर इनके अज़ाइम का पता चल जाएगा। लेकिन इससे पहले तुम्हें एक काम करना होगा। कैसा काम? उसे लेटे लेटे पूछा। मैंने कहा, तुम नहायत ही सफाई और आहिस्तगी के साथ अपने वजूद को सीट से लुढ़काकर नीचे गिरा दो। इस तरह तुम 2 सीटों के दरमियान आ जाओगी। गोया एक तरह से तुम बाहर से देखने वालों की नजर से पोशीदा हो जाओगी। ताकुब करने वाले तुम्हें इस जीप में नहीं देख पाएंगे। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हें गैर मौजूद पाकर वो किस किस्म के रद्द अमल का मुजाहरा करते हैं। इससे ये भी मालूम हो जाएगा कि वो तुम्हारी तलाश में है या मेरी। अगर वो तुम्हारी वजह से ताकुब कर रहे हैं तो फिर हमारी जीप को ओवरटेक करने के बाद वो ताकुब कर को बिल्कुल खत्म करके कहीं और निकल जाएंगे। ये मैं बहुत आसानी से कर लूंगी। जरगुल की पुरअज़म आवाज मेरी समाज से टकराई। मैं 2 सीटों के दरमियान पहुंचते ही अपने वजूद को गठड़ी बना लूंगी।
अगर सुरख जीप में हिकमत यार के बंदे हुए तो वो मुझे पहचान या देख नहीं पाएंगे। तुम्हारी तजवीज काबिल अमल और मौसर है। मैंने जीप की रफ्तार कम करते हुए कहा, ठीक है, तुम एक्शन के लिए तैयार हो जाओ, मैंने अपने करीब आने का मौका देता हूँ। उधर मेरी बात खत्म हुई, उधर जरगिल मामूली सा आगे हुई और मामूली सी आवाज पैदा करते हुए 2 सीटों के दरमियान जीप के कालीन पोश फर्श पर पहुंच गई। उसने मेरी तवक्को से ज्यादा तेज हरकत की थी। इस अमल ने मुझे वाज़िया कर दिया था कि वो कोई छुई मुई लड़की या औरत नहीं थी, बल्कि संगीन नौयत के सूरत हाल से निपटने का उसे वसी तजर्बा था। उसकी जिंदा दिली का वाकया तो वो था जब वो दर्जन अफराद कोठी के अंदर उसे निशाना बनाने के लिए ब्रस्ट फायरिंग कर रहे थे। मुझे यकीन है कि जरगुल को पेश आने वाले हालात बड़े ही सनसनीखेज रहे होंगे। मैं शादमान कॉलोनी से निकल आया। चाइना चौक से गुजरते हुए एक लम्हे के लिए मेरे जहन में आया कि सदफ के मामू डीएसपी औरंगजेब की तरफ निकल जाऊं। इस कोठी चाइना चौक से ज्यादा दूर नहीं थी, लेकिन अगले ही लम्हे मैंने इस ख्याल को जहन से झटक दिया। मैं उस वक्त दूध का दूध और पानी का पानी करने के मूड में था। मैं गैर इरादी तौर पर जीप को आगे बढ़ाता चला गया। मस्जिद तजल्लिए काबा के पास से गुजरते हुए मैं शाहराह कायद आजम माल रोड पर आ गया। फिर मेरी गाड़ी पैदल पे मुख्तलिफ सड़कों पर मुड़ती रही। माल रोड, रेस कोर्स रोड, लॉरेंस रोड और गुलबर्ग रोड से घूमकर मैं केनाल बैंक रोड पर आ गया। ये रोड नहर के साथ साथ चलती है। फरीद पाशा की कोठी तक जाने के लिए असूली तौर पर मुझे गुलबर्ग रोड को नहीं छोड़ना चाहिए था और नहर का पुल क्रॉस करके गुलबर्ग की तरफ बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन मुताकब जीप का राज अफशा करना बहुत जरूरी था। मैं इस किस्म की किसी मुसीबत को अपने पीछे लगाकर फरीद पाशा की कोठी की राह उसे नहीं दिखाना चाहता था, और जीप में मौजूद ढीठ अफराद मेरी तवक्का के खिलाफ अमल कर रहे थे। मैं उनकी तादाद और रंगो नस्ल के बारे में हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकता था। उन्होंने इस दौरान में वो महदूद सा फासला कायम रखा जो इब्तिदा से ही दोनों जीपों के दरमियान मौजूद था। उनकी पॉलिसी से यही जाहिर होता था कि वो सिर्फ और सिर्फ हमारी मंजिल का सुराग लगाना चाहते थे, रास्ते में हमसे छेड़छाड़ का इरादा नहीं रखते थे। ऐसा ख्याल रखने वाले हैर हवाहों को मैं बेनकाब करना चाहता था, क्योंकि उनको बेनकाब करना और भी अहम था। मैं नहर के साथ साथ केनाल बैंक रोड पर आगे बढ़ता रहा। गुलबर्ग खासा पीछे रह गया था और निसान पेट्रोल का रुख मुगलपुरा की जानिब था। रात के वक्त केनाल बैंक रोड पर ज्यादा रश नहीं होता। नहर के किनारे इस्तादा बुलंद और पस्त दरख्तों के बायस फिजा में काफी हुनकी दर आई थी। मैंने एक मुनासिब जगह देखकर निसान पेट्रोल सड़क के किनारे रोक दिया। फिर जरगुल से मुहातब होते हुए कहा, मैं जीप से बाहर जा रहा हूँ, जाहिर यही करूंगा जैसे गाड़ी में कोई खराबी हो गई है जिसने हमें रुकने पर मजबूर कर दिया है। जब तक मैं न कहूँ गाड़ी से निकलने की कोशिश न करना। फिर मैंने अपनी जेब से रिवाल्वर निकालकर उसकी तरफ फेंक दिया और कहा, मैंने अगरचे तुम्हें आर्जी पनाह दी है, लेकिन तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी भी फिलहाल मेरे ही कंधों पर है। मुझे उम्मीद तो नहीं कि मारामारी की नौबत आएगी, लेकिन कोई भी सूरत हाल पेश आए तो बहरहाल ये रिवाल्वर नाजुक मौके के लिए तुम अपने पास रख लो। वक्त का कुछ भरोसा नहीं, ये किसी से सलाह मशवरे के बगैर करवट नहीं बदलता। मैं जरगुल का जवाब सुने बगैर जीप से बाहर निकल आया। ड्राइविंग साइड का दरवाजा मैंने खुला रहने दिया और जीप के अगले हिस्से की जानिब कदम बढ़ाते हुए मैंने मुताकब जीप की तरफ कनखियों से देखा। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो सुरख जीप भी सड़क के किनारे रुक चुकी थी। हमारे दरमियान फासला अब भी कमोबेश 200 गज ही था। मैंने अपनी जीप का बोनट उठा दिया और मुताकब अफराद और जीप के बारे में सोचने लगा। हम केनाल बैंक रोड के एक ऐसे हिस्से में रुके थे जो हमारे दुश्मनों की किसी खतरनाक सरगर्मी के लिए बेहतरीन मकाम था, लेकिन ये देखकर मुझे शदीद हैरत हुई कि सुरख जीप में से कोई बरामद न हुआ और न ही किसी किस्म की पेशरफ्त की गई। मजीद 2 मिनट इंतजार के बाद मैंने एक हतमी फैसला कर लिया। मैं सुरख जीप की मिस्ट्री को अपने जहन में लेकर पाशा के बंगले में नहीं जाना चाहता था। जब जीप वालों की तरफ से कोई पेशकदमी न हुई तो मैंने अजहुद उन्हें टच करने का अज़म किया और बोनट गिराकर मैं ड्राइविंग सीट में आ गया। मैंने कालीन पोश फर्श पर मौजूद जरगुल से कहा, जीप वालों की ढटाई को नापना जरूरी है, वो तो लगता है जैसे पाँव में मेहंदी लगाए बैठे हैं। जरगुल ने अपनी जगह मौजूद रहते हुए जवाब दिया, तुम्हारी बात से तो अंदाजा होता है तुम अजहुद उनकी तरफ जाने का इरादा रखते हो। क्या जीप वालों में से कोई बाहर नहीं आया? अगर उधर से कोई नहीं बाहर आया तो सस्पेंस तोड़ने के लिए मुझे उनकी तरफ बढ़ना होगा। मैंने कहा, मैं इस सस्पेंस को अपने इस दोस्त के कोठी के अंदर लेकर नहीं जा सकता, इसीलिए जीप वालों की हैरियत पूछने उधर जा रहा हूँ। वो तशवीशनाक लहजे में बोली, ये खतरनाक भी साबित हो सकता है। हाँ, हो तो सकता है, मैंने बेपरवाही से कहा।
रिस्क लिए बगैर इस तजस्सुस को नहीं तोड़ा जा सकता। तुम गाड़ी के अंदर होशियार और मोहतात रहना, उधर के मामलात में देख लूंगा। तुम अपनी हिफाजत का ख्याल रख लो तो यही बहुत काफी होगा मेरे लिए। वैसे एक बात का मुझे यकीन है। किस बात का? जरगुल ने कहा। मैंने पुरसोच अंदाज में कहा, वो जो कोई भी हैं हमारे दुश्मन नहीं हैं। दुश्मन ऐसे ढीले रवैये का मुजाहरा नहीं करते, ये उनकी कोई चाल भी हो सकती है वजी। जरगुल मुख्तात लहजे में बोली। मैंने कहा यह भी मुमकिन है। इस सूरत में भी मैं यकीन के साथ ये कहूंगा कि वो चालबाज दुश्मन हमारी जान के तलबगार नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में हजारों दुश्मनों और उनके सैकड़ों अंदाज का मुशाहिदा और तजर्बा किया है, जहाँ के दुश्मन हाथ पर हाथ रखे खामोश नहीं बैठे रहते। मेरे तजर्बे में चूंकि ऐसे दुश्मनों का अंदराज नहीं मिलता, इसलिए भी मैं सुरह जीप वालों को जरूर टच करूंगा। इसके बाद जरगुल ने मुझसे कोई बहस ना की और मैं मोहतात कदमों से मज़कूरा जीप की तरफ बढ़ने लगा। हमारे दरमियान बदतरीज फासला कम होने लगा। सुरह जीप की ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए मौजूदा शख्स का हेला आहिस्ता आहिस्ता वाज़ा होने लगा। अगरचे उस वक्त केनाल बैंक रोड पर अच्छा खासा अंधेरा था, ताहम नजदीक जाने के सबब उस शख्स के हदोहाल मुझ पर जाहिर होने लगे। उसके साथ ही मुझे अपने वजूद में एक सनसनी सी दौड़ती महसूस हुई। मुझे छठी हिस्स बार बार खबरदार कर रही थी कि कोई गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? मैं सरेदस इसका अंदाजा लगाने से कासिर था। फिर जब हमारे दरमियान चंद कदम का फासला रह गया तो अपनी रीढ़ की हड्डी में मुझे एक सर्द लहर सी दौड़ती महसूस हुई। यकायक बेख्तियार मेरे कदम रुक गए। मैं हैरत और बेयकीनी से सुरह जीप की ड्राइविंग सीट पर मौजूद शख्स को देख रहा था। विंड स्क्रीन के पार अब वो मुझे वाज़िया दिखाई दे रहा था। उस शख्स ने किसी अंडे की मानिंद सफेद सूट पहन रखा था। वो बेदाग पेंट कोट में मुब्तला था और स्टीयरिंग पर हाथ रखे किसी बुत की तरह खामोश जामिद बैठा था। उसकी आंखों पर स्याह चश्मा था। मैं यकटुक उसे तके चला जा रहा था। उसके हुलिये का तफसीली जायजा लेने के बाद मेरे जहन में जो तस्वर उजागर हुआ वो बड़ा ही हौलनाक और नाकाबिल तस्लीम था। ये कैसे हो सकता था? क्या मेरी आंखें धोखा खा रही हैं? क्या मेरा जहन मेरी गलत रहनुमाई कर रहा है, या मैं मुशाहदे की सलाहियत को बैठा हूँ? कहीं ये मेरा वहम तो नहीं? किसी लाशौरी ख्याल ने मुजस्सम सूरत तो इख्तियार नहीं कर ली? इस नोयत के मुतद्दिद सवालात मेरे दिमाग में चकरा रहे थे और हर बार मैं एक ही नतीजे पर पहुंच रहा था। मैंने 2-3 मरतबा पलकें झपकाई कि कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा। अपनी आंखों को बार बार मल कर देखा कि कहीं मेरी बसारत तो मुतासर नहीं होगी। 2-1 बार अपने सर को झटका कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बसीरत में कोई हलल वाक़या हो गया हो, मगर सूरत हाल टस से मस ना हुई। मेरे मुशाहिदे के नतीजे में कोई फर्क न आया। मेरी आंखें जो कुछ देख रही थी सब वैसा ही था और ये सब निहायत ही सनसनीखेज था। मैं गोया इस वक्त किसी आईने के सामने खड़ा था। सुरह जीप की ड्राइविंग सीट पर मैं बैठा था, यानी हूबहू वजदान अली इब्ने आबद अली। क्या आंखों देखी ये हकीकत दिमाग घुमाने के लिए काफी नहीं थी? मैं सफेद छत वाली उस सुर्ख जीप से चंद कदमों की दूरी पर खड़ा इस्तजाबिया अंदाज में ये सोच रहा था और उसी 4 व्हील ड्राइविंग सीट पर मैं मौजूद था। वो जीप जिसका नंबर 4737 था, उसकी पुश्त पर एक स्पेयर टायर सफेद कवर में अपने महसूस स्टैंड पर फिक्स था। मैं जितनी देर में उस नाकाबिले यकीन कैफियत में मुब्तला रहा, सुरह जीप वाले वजदान ने जरा सी भी जुम्बश न की। यूं महसूस होता था जैसे जादू के जोर पर किसी ने उसे साकित कर दिया हो। मैं हैरत के झटके से संभला तो इस इसरार को हल करने की ख्वाहिश हुई। वो अगरचे बना बनाया वजदान था, मगर मैं किसी भी सूरत उसे वजदान तस्लीम करने को तैयार नहीं था। वजदान यानी मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद था और किसी भी हम शक्ल वाली फिल्मी कहानी के लिए मेरे जहन में कोई गुंजाइश नहीं थी। वो जो कोई भी था एक शराब था, कोई गहरी चाल हो सकती थी और मुझे इस बात का यकीन था कि यह खतरनाक चाल मेरे दुश्मनों की तरफ से थी। वो मेरे जैसे किसी किरदार को सामने लाकर कोई बड़ा मकसद हासिल करना चाहते थे। अभी मैं इस फैसले पर पहुंच नहीं सका था कि वो चाल मेरे किस दुश्मन की तरफ से है और इस चाल से उसके क्या अज़ाइम वाबस्ता हैं। ये सब कुछ जानने के लिए आगे बढ़ना जरूरी था। इस सोच के जेर असर मैंने सुर्ख लैंड क्रूजर की समत कदम बढ़ा दिए। मेरी इस पेशकदमी के जवाब में दूसरी तरफ से हैरान कुन रद्द-ए-अमल जाहिर किया गया। वो जीप अगरचे सड़क के किनारे खड़ी थी, ताहम हमारी निसान पेट्रोल की तरह उसका इंजन भी बेदार था। मैंने उस नकली वजदान की जानब अभी एक कदम ही बढ़ाया होगा कि वो सुर्ख जीप अचानक हरकत में आ गई और ये हरकत बैकवर्ड थी। यूं महसूस हुआ वो पहले से ही गाड़ी को बैक गियर में डाले बैठा था।
देखते ही देखते वो जीप को उल्टा घुमाते हुए पीछे ले गया और पीछे, इतना पीछे कि रात के अंधेरे ने गाड़ी के वजूद को निगल लिया। सुरह जीप मुझसे इतने फासले पर चली गई कि मेरे लिए उसको देखना मुमकिन न रहा। मैं सड़क के किनारे हक्का बक्का खड़ा जीप नशीन की इस अजूबा रोजगार हरकत के बारे में सोचने लगा। मेरी हूबहू नकल ने मुझे ऐसी उलझन में डाल दिया। मैं चलने में वही खड़ा उसकी वापसी का इंतजार करता रहा। उसे रात के अंधेरे ने इस तरह अपनी गोद में समेटा कि फिर उसकी झलक देखने को न मिली। फौरी तौर पर मैं इसी नतीजे पर पहुंचा कि पहली मुलाकात में नकली वजदान इतनी ही हदायत मिली होगी कि वो मुझसे आमना सामना होने के बाद फूट ले। सिर्फ मुझे ये बावर कराना मकसूद होगा कि मेरी नकल तैयार कर ली गई है। क्यों? ये एक ऐसी गुत्थी थी जिसे फिल वक्त सुलझाना मुमकिन नहीं था। बहरहाल मैं इस गैर मामूली वाक़े को अहमियत देने पर मजबूर हो गया था। अपनी जीप की तरफ कदम बढ़ाते हुए मैं सोचने लगा कि जिस दुश्मन ने भी मेरी नकल तैयार की है उसे बेवकूफ या कमजोर नहीं समझना चाहिए। अगर वो अहमक या बुज़दिल होता तो छुप कर वार करता, अपनी प्रोडक्ट को यूं मेरे सामने न लाता। ये तो एक खुला चैलेंज था मेरे लिए। मेरे पर्दा नशीन पुरस्कार दुश्मन ने मेज पर फैलाकर अपने पत्ते खेल का आगाज कर दिया था और इतना बहादुर चौधरी नवाज़िश अली बहरहाल नहीं हो सकता था। मैं इस नई बसात पर गौर करते हुए गाड़ी के पास आ गया। फिर ड्राइविंग सीट संभालते हुए जरगुल से कहा, अब तुम आराम से उठकर सीट पर बैठ सकती हो, खतरा टल गया है। तुम ये बात इतनी आसानी से कह रहे हो जैसे दूध में गिरी हुई मक्खी को निकाल कर बाहर किया हो, वो हैरत अमीज लहजे में कहते हुए बोली। और फिर उठकर नशीस संभालने से पहले उसने शीशे के पार देखा, फिर मेरी जानब मतवज्जा होते हुए बोली, वजी सुर्ख जीप कहाँ चलेगी? जहां से आई थी वहीं चलेगी। मैंने जीप को आगे बढ़ाते हुए बोला। वो टटोलती हुई नजरों से मुझे देखने लगी। मैं उसे गाड़ी के अगबी हिस्से का मंजर दिखाने वाले आईने में तक रहा था। उसका चेहरा उलझन के जाल में जकड़ा हुआ नजर आ रहा था और उसकी ये कैफियत हालात के ऐन मुताबिक थी। बिलाहिर उसने मुतजब्जब अंदाज में दरियाफ्त किया, वजी मैं तुम्हारी बात समझ नहीं सकी हूँ। सुरजीब वालों ने इतनी देर तक हमारा ताकुब किया और फिर वो अचानक गायब हो गए। ऐसे मुताकिब दुश्मन मैंने पहले कभी नहीं देखे और न सुने। मैंने कहा, मैं भी ऐसा ही महसूस कर रहा हूँ। बहरहाल मैंने कंधे चुकाए। क्या क्या हो सकता है और कोई क्या कर सकता है और कह सकता है? जरगुल के चेहरे पर बेयकीनी के तासुरात नमूदार हुए। उसने शक-अमीज़ लहजे में मुझसे पूछा, वजी तुम तो जीप वालों का हाल अहवाल मालूम करने के लिए गाड़ी से निकले थे, उसका क्या बना? बात खत्म करते ही उसने एक मरतबा फिर मुड़कर गाड़ी से बाहर देखने की कोशिश की, मगर जाहिर है हमारी जीप के अकब में दूर दूर तक अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। मैंने कहा, जिस मकसद के लिए अपनी जीप में वो लोग आए थे वो पूरा होने की नौबत नहीं आई और मेरे वहां पहुंचने से पहले ही सूरज जीप उल्टे कदमों फरार हो गई। उसकी आंखों में मौजूद बेयकीनी में कोई फर्क नहीं आया था। फिर यही कैफियत अल्फाज का लिबादा ओढ़कर उसकी जुबान से फिसल गई। यही तो मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? मैं ऐसी कोई कोशिश क्यों करने लगा? मैंने पुल पर से जीप को गुजारते हुए कहा कि मुझे इसका क्या फायदा होगा? फायदे और नुकसान का तो मुझे नहीं पता, वो बदस्तूर उलझन ज़दा लहजे में बोली। लेकिन सच सच बताओ कि वाकई कुछ सुरख जीप हमारा ताकुब करते हुए यहाँ तक पहुंची थी? इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।